2012-13 में इंडिया वॉज क्लासिफाइड एज फ्रजाइल 5 कि हमारी कंडीशन ग्रीस और स्पेन के जैसी हो गई थी क्योंकि हमारा रुपी बहुत फटाफट डिप्रिशिएट हो गया था 55 से 72 तक। दीज थ्री सेक्टर्स टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल्स एंड कंजम्पशन और 2/3 ऑफ द मार्केट की प्रॉफिट ग्रोथ अगर सिंगल डिजिट है तो आपकी जो बाकी 1/3 सेक्टर्स हैं अगर उसमें प्रॉफिट ग्रोथ ज्यादा है तो इवेंचुअली वहां पर रिटर्न्स बेटर होने चाहिए। द फंड मैनेजर इज टेकिंग इनफ रिस्क बाय हैविंग अ सब्सटेंशियली डिफरेंट पोर्टफोलियो देन व्हाट द बेंचमार्क इज। व्हेन यू लुक एट इंडिया, जब आप इंडिया को देखते हो, ठीक है, तो अपन एक बहुत बड़ी चीज में लैक कर रहे हैं, वो है सस्टेनेबल ड्यूरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। आज आप एक एंड ऑफ द सिटी से दूसरी एंड ऑफ द सिटी जाओगे तो 3 घंटे लगते हैं, 2.5 घंटे लगते हैं, ठीक है। और जब आप घूमने जाते हो बाहर, आप एयरपोर्ट पे उतरते हो, होटल में जाते हो तो जाके देख के लगता है कितना अच्छा बनाया है, सारी चीज़ें कितनी सीमलेस हैं, ट्रैवल कितना अच्छा है, रहना, खाना पीना। तो वो सारी चीज़ें हमारे इधर क्यों नहीं है, ठीक है। हम लोग फुटपाथ भी नहीं बना पाते। जो अगर आप चाइना जाके देखो तो जो काइंड ऑफ डेवलपमेंट उन्होंने किया है, जो स्केल पे वो लोग आज मैन्युफैक्चर कर पाते हैं, ये सारे इसके लिए क्योंकि उनके पास में बिल्डिंग ब्लॉक्स सारे बनाए हुए हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स है इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड, रेल, एजुकेटेड वर्कफोर्स। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर ये सारी चीज़ें बिल्डिंग ब्लॉक्स टाइम पे अवेलेबल है और अच्छे प्राइस पे सब लोगों के लिए अवेलेबल है, तो दैट इज व्हाट विल एनेबल द कंट्री टू ग्रो इन अ बेटर वे, टू ग्रो फास्टर, एंड दैट इज वेयर वी आर लैकिंग। तो फ्रॉम 2015 ऑनवर्ड्स देयर वाज इनफ फोकस कि इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, बट वो टाइम पे द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंट्री वाज वीक। 2012-13 में इंडिया वाज क्लासिफाइड एज फ्रजाइल 5 कि हमारी कंडीशन ग्रीस और स्पेन के जैसी हो गई थी क्योंकि हमारा रुपी बहुत फटाफट डिप्रिशिएट हो गया था 55 से 72 तक, एंड वी डिड नॉट नो व्हाट टू डू। वो अगले 3-4 साल गए वहां पर स्टेबलाइज होने में। उसके बाद में कोविड आ गया। कोविड के बाद में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली हमने देखी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा खर्चा किया। 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट केपेक्स वाज 4 लाख करोड़ एंड ये साल सेंट्रल गवर्नमेंट केपेक्स वाज 11 लाख करोड़। देयर इज ऑलमोस्ट अ 3x इंक्रीज इन अ मैटर ऑफ 6 years। तो ये जो इंक्रीज है केपेक्स में, इसका बेनिफिट हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में भी दिखा, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी दिखा है। और आगे जाके भी गवर्नमेंट का बोलना ये है कि हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट केपेक्स है दैट विल कंटिन्यू टू ग्रो मार्जिनली हायर देन नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट। अब नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट अगर आप 10% भी पकड़ो और अगर 12% से 11-12% से केपेक्स ग्रो होता है एवरी ईयर, दिस इज ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट केपेक्स। इसके आगे ग्रो होगा स्टेट गवर्नमेंट केपेक्स जो 12-13% से फिर से ग्रो हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर केपेक्स एंड हाउस होल्ड केपेक्स। तो ये सारी चीजें जो हो रही है, ये आज के दिन पे दिस इज वेयर इंडिया इज लैकिंग। और ये आज हम अच्छा करेंगे तो कल जाके हम बाहर ग्लोबल मार्केट्स में वील गो एंड वील बी एबल टू कम्पीट। नहीं तो हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे। चाइना में अगर आप जाके देखेंगे तो उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, उनकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो इंडस्ट्रीज के लिए, इट इज फार लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट वी आर सप्लाइंग फॉर और इंडस्ट्रीज। अगर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट 30% भी चीपर है चाइना में, और अगर कोई इंडस्ट्री में 10% इज एनर्जी कॉस्ट, तो 3% का डिसएडवांटेज तो हमारी इंडस्ट्रीज को पहले ही दिन आ गया। और मार्जिन होते ही कितने हैं मैन्युफैक्चरिंग में? मार्जिन रेंज बिटवीन 10 to 15%। उसमें अगर आप 3% खाली इलेक्ट्रिसिटी के कारण निकाल दोगे तो हाउ विल यू मेक द मार्जिन? तो कई सारी चीजें हैं जहां पर इंडिया इज लैकिंग मीनिंगफुली। अगर आप रेलवेज देखें तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अब मुंबई से दिल्ली का डिस्टेंस है 1300 किलोमीटर, ठीक है। जो हमारी सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है वो कवर करती है 18 घंटे में। बीजिंग से शंघाई का डिस्टेंस है 1700 किलोमीटर और वो कवर होता है 5 घंटे में विथ स्टॉप्स। तो ये जो चीजें हैं, दिस इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस। तो वो लोगों के लिए द ट्रैवल फ्रॉम ट्रेन इज एक्चुअली बेटर देन ट्रैवलिंग फ्रॉम फ्लाइट, बिकॉज उस एयरपोर्ट पे जाना आना और फिर से चेक इन चेकआउट करना, उससे अच्छा वो लोग ट्रेन में चले जाते हैं। एंड देर आर सो मेनी ट्रेन। आप कभी यूरोप जाते हैं तो यूरोप में हम 1 महीना 2 महीना 4 महीना एडवांस में टिकट बुक नहीं करते। लोग स्टेशन पर जाते हैं, टिकट लेते हैं। आपको ज्यूरिक से म्यूनिक जाना है या ज्यूरिक से जनीवा जाना है, आप जाके स्टेशन पर टिकट लेके आप चले जाते हो। दैट इज वन एंड ऑफ स्विट्जरलैंड टू द अदर एंड ऑफ स्विट्जरलैंड।
ठीक है, यहाँ पर वी कांट इमेजिन कि यहाँ से सूरत भी जाना है किसी को तो कि ऐसा कुछ पॉसिबल है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें हमारे को इम्प्रूव करना ज़रूरी है। आज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर हम लोग बना रहे हैं मुंबई से अहमदाबाद। ये 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये बनना था 80,000 करोड़ में, और ये अब बन रहा है 2.5 लाख करोड़ में। तो अब ये जो 3x जो इंक्रीज इन कॉस्ट है, इसके कारण पहले टिकट होनी थी 2,000 रुपये की, अभी टिकट होगी 4,500 रुपये की। तो लोग बोल रहे हैं 4,500 रुपये की टिकट है, ये हम फ्लाइट से जाएं, यहाँ से जाएं, क्या इसकी ज़रूरत है? इसकी बहुत ज़रूरत है। वी आर 140 करोड़ पीपल एंड ग्रोइंग। हमारे को ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ों पे जो फोकस हो रहा है अभी, खाली एक मुंबई से अहमदाबाद बन रहा है, फिर अहमदाबाद से दिल्ली बनेगा, बॉम्बे से बैंगलोर बनेगा, बॉम्बे से हैदराबाद बनेगा, बैंगलोर चेन्नई बनेगा। तो करीब 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स अनाउंस हुए हैं। एक रेल कॉरिडोर बनेगा 3 लाख करोड़ का, अगर अभी बनेगा तो एक कॉरिडोर अगर 3 लाख करोड़ का बन रहा है और हम 7 अनाउंस कर रहे हैं, तो ये 21 लाख करोड़ हो गए। दिस विल बी डन ओवर 20 ईयर्स, but that is substantial amount of spending. 1 lakh crores incremental spending only on high speed rail corridors. Then we have freight corridors, then we have national highways. अब I'll give you an example of water. आज के दिन पे इंडिया में करीब 30 करोड़ घर हैं, और वो 30 करोड़ घर में से अभी भी करीब 22% घर ऐसे हैं जहाँ पर टैप वाटर कनेक्शन नहीं है, पाइप वाटर नहीं है। तो उसके कारण यू कांट बिल्ड सैनिटेशन, and because you can't build sanitation there are host of other issues, crime and everything. तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इसको हम अभी भी अगर इम्प्रूव नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तो गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम था हर घर नल, और इससे वो गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू एंश्योर कि देयर इज नो ओपन डेफिकेशन, सैनिटेशन हर घर में हो। लेकिन उसमें जो स्टेट लेवल का करप्शन था, उसके कारण ये प्रोग्राम दो साल से डिले हो गया। लास्ट ईयर उन्होंने 70,000 करोड़ का केपेक्स ईयरमार्क किया था, जिसमें खर्चा किया उन्होंने खाली 22,000 करोड़। ये साल दिसंबर तक उन्होंने खाली 8,000 करोड़ खर्चा किया था। नेक्स्ट ईयर का बजट है 70,000 करोड़। तो वाटर जो थीम है, दैट इज हियर टू स्टे। और एक बार आपने वाटर कनेक्शन दे दिया, पाइप कनेक्शन दे दिया, फिर हर कुछ सालों में उसको पंप चेंज करना पड़ेगा, हर कुछ सालों में उसकी वायरिंग और मीटरिंग चेंज होती रहेगी। तो फिर ये कांस्टेंट केपेक्स साइकिल है जो जिसमें हम लोग आ जाएंगे। आज के दिन पे अगर आप साउथ ईस्ट एशिया जाएंगे, तो साउथ ईस्ट एशिया में भी कई सारे घर हैं जहाँ पर द पॉवर्टी लेवल्स आर बैड, बट दे स्टिल हैव इलेक्ट्रिसिटी, दे स्टिल हैव टैप वाटर कनेक्शंस। आज के दिन पे हमने इलेक्ट्रिसिटी सब घरों में दे दी है, पर पानी नहीं दे पाए हैं। तो दिस प्रेजेंट्स अ वेरी मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी फॉर पंप्स, फॉर पाइप्स, फॉर मीटर्स एंड द लाइक्स। अभी अगर आप इलेक्ट्रिसिटी देखें, तो चाइना इज एडिंग 1 लाख मेगावाट्स एवरी ईयर, सोलर, विंड, कोल, न्यूक्लियर मिला के। लास्ट ईयर इंडिया एडेड अबाउट 38,000 मेगावाट्स, उसमें से बल्क ऑफ इट वाज सोलर। लेकिन अगर यही हम आगे जाके ये साल देखें, तो इंडिया विल ऐड barely 30,000 megawatts. China again this year will add 1.5 lakh megawatts. So they are adding 4 times, 5 times more capacity in electricity generation that we are adding. अब ये कहाँ यूज होगी इतनी इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी डेटा सेंटर्स में और नए टाइप के एप्लीकेशन में, जैसे सेमीकंडक्टर्स है। इंडिया आज के दिन पे सारे चिप्स, सारे सेमीकंडक्टर्स इंपोर्ट करता है। जो लो ग्रेड सेमीकंडक्टर्स हैं जो वॉशिंग मशीन में लगते हैं, वो बहुत इजीली हम लोग बना सकते हैं। ये साल कुछ प्लांट चालू हुए हैं इंडिया में। सीजी पावर करके एक कंपनी है, उन्होंने एक प्लांट चालू किया है गुजरात में। एक और कंपनी है केन्स करके, उनका प्लांट अभी चालू होगा। और फिर टाटा का प्लांट चालू होगा आसाम में, जहाँ पर वो लोग फैब बनाएंगे, जहाँ पर वो लोग एक्चुअली वेफर्स बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हम आज कर रहे हैं, ये चाइना 20 साल पहले कर चुका है और हम आज कर रहे हैं। तो इसमें कई सारा ये क्रिटिसिज्म होता है। मैं भी न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ कि एक यूएस कंपनी है माइक्रॉन करके, जिसका प्लांट चालू हुआ गुजरात में, सानंद में, और वो लोग चिप्स बना रहे हैं। वहाँ पर पेपर्स में लिखा है कि 70% सब्सिडी हम दे रहे हैं। तो वो प्लांट बना 20,000 करोड़ का, उसमें से 14,000 करोड़ तो हमारी गवर्नमेंट ने खर्चा किया है उसमें। तो फिर वाई आर वी फीलिंग हैप्पी? वी शुड फील इमेंसली हैप्पी, क्योंकि अगर हम वो 14,000 करोड़ की सब्सिडी नहीं देते तो वो कंपनी नहीं लगाती।
ये वो कंपनी का इन्वेस्टमेंट खाली 6,000 करोड़ है, 30% ऑफ द टोटल केपेक्स। उसके बाद में भी उनका आईआरआर जो है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो प्रॉफिट वो लोग कमाएंगे अपने इन्वेस्टमेंट पे, वो खाली 15% ही है। ऐसा नहीं है कि वो 6,000 लगाने के बाद में वो लोग कुछ एक्सेप्शनल ज़्यादा कमाएंगे। तो वो, और ये सब्सिडी सब लोग दे रहे हैं, जापान भी दे रहा है, यूएस भी दे रहा है। लेकिन क्योंकि हमने ये सब्सिडी पहले नहीं दी, उसके लिए हमारे को आज देनी पड़ रही है। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैज गॉन अप, बट वी आर फाइनली डूइंग इट। तो दीज आर द स्टेप्स विच विल मेक अस मेक और इकोनॉमी रेजिलियंट। आज के दिन पे अगर आपने देखा होगा कि यूएस के साथ में जब ट्रेड एग्रीमेंट पे नेगोशिएशन हुई, तो हमने मोस्ट ऑफ द चीज़ों में हमने एग्री कर लिया था। एक्चुअली वो पहले ही कर लेना चाहिए था, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम ट्राई कर रहे थे बार्गेन करने के लिए। चाइना ने बार्गेन किया ही नहीं। चाइना ने बोला कि हमारे को ये सारी चीज़ें चाहिए, तुम्हारे को करना है ट्रेड एग्रीमेंट तो करो, नहीं करना है इट्स योर विश। ठीक है। एंड देन यूएस हैड टू गो देयर एंड से कि हाँ ठीक है, वी अग्री टू योर कंडीशंस, हम आपके कंडीशन पे वी आर रेडी टू डू द एग्रीमेंट। व्हाई वाज चाइना एबल टू डू दिस? क्योंकि चाइना ने जो इतने सालों से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में और मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट किया है, उसका बेनिफिट उनको आज मिल रहा है 20 साल से। अब जैसे रेयर अर्थ है, रेयर अर्थ के जो एलिमेंट्स हैं उसकी जो रिफाइनिंग है, 90% ऑफ द रेयर अर्थ मैन्युफैक्चरिंग हैपेंस इन रिफाइनिंग हैपेंस इन चाइना। तो दे हैड, दे पूरे वर्ल्ड को वही लोग सप्लाई करते हैं। तो उनके पास में वो वेयर विदॉल था कि यूएस को वो लोग बोल सकें आगे, या तो आप हमारे टर्म्स पे करो या तो नहीं करो। हमारे पास में ऐसा कुछ नहीं था। हमारे पास में थोड़ा सा डेटा है, जो हम लोग सब यूएस के ऐप्स यूज करते हैं, एंड वी आर द लार्जेस्ट कस्टमर ऑफ द मैग्निफिसेंट सेवन स्टॉक्स, बट अदर देन दैट वी हैव नथिंग। तो ये सारी चीज़ें जो है अभी बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, और ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम पहले सारी चीज़ें चाइना से इंपोर्ट करते थे, सोलर वेफर्स। आज के दिन पे हमने बैकवर्ड इंटीग्रेट कर लिया है, कुछ प्लांट्स आ गए। तो सोलर की वैल्यू चेन ऐसी है, जो सी सैंड होती है, वो सी सैंड से बनता है पॉलीसिलिकॉन, पॉलीसिलिकॉन से बनता है वेफर, वेफर से बनेगा सेल, और सेल से बनेगा मॉड्यूल। तो अभी हम वेफर तक पहुंच चुके हैं, हमने उतना बैकवर्ड इंटीग्रेट कर लिया है, खाली एक स्टेप बाकी है, पॉलीसिलिकॉन बनाना। और वो शायद अब अभी भी हम कुछ साल दूर हैं, बट वी विल रीच देयर। एक बार वो हो गया तो वी विल बी सेल्फ सफिशिएंट इन द न्यू एज इलेक्ट्रिसिटी। आज के दिन पे वी डोंट हैव ऑयल एंड गैस रिजर्व्स विद अस, लेकिन वी हैव इनफ कोल। हमने एक फॉल्स प्रिटेंस के अगेंस्ट कि हमारे पास में एनवायरमेंटल का इशू है, फॉरेस्ट का इशू है। जो माइन थी जहाँ पर कोई झाड़ भी नहीं था, वहाँ पर भी हमने उसको फॉरेस्ट डिक्लेयर करके रख दिया, एंड वी वर इम्पोर्टिंग कोल। वी वर इम्पोर्टिंग $20 बिलियन वर्थ ऑफ कोल। अभी हमारा इम्पोर्ट कर गिर के $6 बिलियन हो गया है, और कुछ सालों में बंद हो जाएगा। तो ये जो पैसे बचे हैं, वो पैसे ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज हो रहे हैं। तो ये एक ब्रॉड थीसिस है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे इधर कितना ज़रूरी है, और बहुत ज़्यादा फोकस है इसके ऊपर। लास्ट ईयर खाली गवर्नमेंट का एलोकेशन थोड़ा सा कम हुआ था, ये साल फिर से उन्होंने बढ़ा दिया है। तो आई थिंक दिस इज़ अ पेरेनियल थीम। तो दीज थ्री सेक्टर्स, टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल्स एंड कंजम्पशन, आर 2/3 ऑफ द मार्केट। और 2/3 ऑफ द मार्केट की प्रॉफिट ग्रोथ अगर सिंगल डिजिट है, तो आपकी जो बाकी 1/3 सेक्टर्स हैं, अगर उसमें प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादा है, तो इवेंचुअली वहाँ पर रिटर्न्स बेटर होने चाहिए, क्योंकि इन द लॉन्ग टर्म रिटर्न्स विल ट्रैक द अर्निंग्स ग्रोथ। तो इंफ्रा इज वन स्पेस। इंफ्रा के अंदर एक्चुअली ये भी एक बहुत ब्रॉड अम्ब्रेला टर्म है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ गई, रोड्स, रेल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हाउसिंग, हॉस्पिटल, मैन्युफैक्चरिंग, कई सारी चीज़ें हैं जो इसका पार्ट है। तो ये सब ऐसी जगह, ऐसे सब सेक्टर्स है जहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ एंड कॉन्सिक्वेंटली प्रॉफिट ग्रोथ विल बी मिड टीन्स, लो टू मिड टीन्स फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो उसके कारण यहाँ के जो रिटर्न्स हैं, वो रिटर्न्स बेटर होने चाहिए ओवर द मीडियम टर्म एज कम्पेयर टू सम ऑफ द अदर सेक्टर्स। बट ये सेक्टर का एक ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक ये है कि ये सेक्टर थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल है और ज़्यादा साइक्लिकल है। तो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस इज कि कई लोगों को लगता है ये, जैसे अगर आप फार्मा देखें तो फार्मा खराब होता है 3-4 महीने के लिए, फिर स्टॉक्स ऊपर आ जाते हैं। तो फाइनेंशियल्स में भी ऐसे ही होता है, 3-4 महीने 6 महीने खराब होते हैं, 2 क्वार्टर, फिर 2 क्वार्टर अच्छे होते हैं। इसमें द प्रॉब्लम है, जब सेक्टर खराब होता है तो 6-8 क्वार्टर खराब होते हैं, लेकिन फिर जब साइकिल अच्छी होती है तो 6-8 क्वार्टर अच्छे चलते हैं। तो लोग एक्साइट होते हैं जब
6 आध क्वार्टर अच्छे हो जाते हैं, रिटर्न्स बहुत अच्छे आ जाते हैं और सब लोग को लग रहा है कि स्टॉक्स आर फ्लाइंग, फिर लोगों को लगता है यार मेरे पास तो नहीं है, ठीक है, तो वी शुड एग्री। एंड दैट इज वेयर उस फिर वो साइकिल थोड़ी डीप होती है, तो पीपल थिंक कि यार दिस इज नॉट द स्पेस टू इन्वेस्ट इन। खाली यह है कि इसको थोड़ा सा, जैसे सर बोल रहे थे आप लोगों को, कि थोड़ा सा कॉन्ट्रा करना पड़ेगा। तो लेकिन अगर आप थोड़ा सा वेट करके देखो तो यू विल मेक इनफ मनी। और अगर आप इसको बैक टेस्ट करके देखोगे रिटर्न्स को, तो ओवर अ पीरियड 5 8 years 10 years आप करके देखोगे तो इट हैज आउट परफॉर्म द रिटर्न्स ऑफ द ब्रॉडर मार्केट्स, इंफ्रा फंड्स इन जनरल। तो ये मतलब जैसे मैं आपको बता रहा था कि कई सारी चीजें हैं जो हम एज अ कंट्री कर रहे हैं फॉर दिस, बट दिस इज जस्ट दिस इज एन इम्पोर्टेंट स्लाइड कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट केपेक्स है और स्टेट गवर्नमेंट केपेक्स है, जो ब्लू और ऑरेंज लाइंस हैं ये लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो आप देखिए कि द इंक्रीज इन केपेक्स इज एब्सोल्युटली मीनिंगफुल, ये यूएस बिलियन डॉलर्स में है। तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का केपेक्स देखेंगे तो एट $40 billion इट इज एक्सपेक्टेड टू गो टू 30 अबाउट $180 billion। दिस इज 4.5 times इंक्रीज इन द लास्ट 12 years। तो ये जो काइंड ऑफ इंक्रीज है, ये अभी भी वी आर स्टिल एट 3% ऑफ द जीडीपी total infrastructure spend. This should be much higher. China spends 6% of the GDP on infrastructure. तो हम चाइना से अभी भी बहुत कम है, लेकिन एटलीस्ट वी आर डूइंग बेटर। तो स्टेट गवर्नमेंट केपेक्स है, तो स्टेट गवर्नमेंट केपेक्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग फ्रॉम अबाउट $60 billion टू अराउंड $160 billion। तो ये सारी जो चीजें हैं ये एक्चुअली होते हुए अपने को दिख रहा है। ये यहाँ से फोरकास्ट है, अगर आप यहाँ से छोड़ दे तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो तो एटलीस्ट इंक्रीज है। तो अगर आपको कुछ लोग पूछें कि एक्चुअली ये जो आप बोल रहे हो कि इतना इंक्रीज होगा, इज दिस एक्चुअली हैपनिंग, और ये हैव वी seen, is there some proof of this? So you can say the central government capex from $40 billion has already increased to $120 billion. So we are seeing that $120 billion going to $180 billion. So ऐसा नहीं है कि ये अभी तक फ्लैटिश है या कोई मूवमेंट नहीं है और अभी हम बोल रहे हैं कि मूवमेंट होगा, तो इट इज नॉट दैट। प्राइवेट सेक्टर जीएफसीएफ जो है, इसके अंदर हाउस होल्ड स्पेंड भी आ गया। हाउस होल्ड स्पेंड कहाँ होता है? रियल एस्टेट क्रिएट करते हैं हम, दूसरे एसेट्स क्रिएट करते हैं। समझो किसी ने कोई कमर्शियल ऑफिस स्पेस बनाया है, तो ऑल ऑफ दिस मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज बनाई हैं एज एन इंडिविजुअल, तो ऑल ऑफ दिस इज कैप्चर्ड इन प्राइवेट सेक्टर जीएफसीएफ। द प्राइवेट सेक्टर जीएफसीएफ हैज इंक्रीज फ्रॉम $500 billion, इज एक्सपेक्टेड टू डबल टू $1 trillion। तो ये जो चीजें हैं, दीज आर ऑल मीनिंगफुल थिंग्स दैट आर एक्चुअली हैपनिंग। ये कोविड के कारण थोड़ा सा डिप था, अदरवाइज इट इज मच, द ट्रेंड रेट इज मच हायर। So these are things that are actually happening. We expect the growth to continue, and sector has not done that great. तो यहाँ पर कहीं अगले 3-6 महीने में there will be an opportunity for us to have a meaningful allocation to this space also. Now ये अगर हमारे पास में मतलब if we are doing so much of capex, then where is the money coming from? क्योंकि हमने capex, हमारे को fiscal deficit भी कम करना है और कहीं से ग्रांट तो आएगा नहीं, कोई और कंट्री तो देगी नहीं पैसे। तो एक्चुअली पैसे आ कहाँ रहे हैं? आ कहाँ से रहे हैं कि एक है कि सब्सिडीज, अगर आप देखें सब्सिडीज क्या देते हैं हम, फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, एनर्जी सब्सिडीज, पेट्रोल डीजल के लिए सब्सिडीज, ऑल ऑफ दिस द सब्सिडीज हैव बीन कमिंग डाउन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, एंड ऑल ऑफ दैट मनी सेव्ड इज गोइंग टुवर्ड्स केपेक्स। तो दिस इज वेयर वी आर गेटिंग द मनी फ्रॉम। ये सारे सेविंग्स हम प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द इकोनॉमी में डाइवर्ट कर रहे हैं। और यह है टोटल एक्सपेंडिचर केपेक्स। तो गवर्नमेंट के पास में भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं खर्चा करने के लिए। वो जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसमें आउट ऑफ एवरी 100 रुपीज दैट द गवर्नमेंट हैड, दे वर स्पेंडिंग 12-13 रुपीज ऑन केपेक्स। नाउ दे आर स्पेंडिंग ऑन 22-23 रुपीज ऑन केपेक्स आउट ऑफ एवरी 100 रुपीज। सो दिस इज अ चेंज इन एटीट्यूड, दिस इज अ चेंज इन shift in where in priorities, see where we want to spend, where we want to take the country. I think this is something that should continue. तो ये अगर आपको कोई पूछे कि एक्चुअली क्या हो रहा है, तो दिस वन चार्ट विल एक्चुअली प्रूव इट कि हाँ ये एक्चुअली ऐसा हो रहा है, एंड वी एक्सपेक्ट दिस टू। हाँ, तो ये मतलब दिस विल जस्ट गिव यू अ पर्सपेक्टिव कि जो ऑर्डर्स के अवार्ड्स हैं दे हैव आल्सो इंक्रीज्ड मीनिंगफुली। लास्ट 2 साल से थोड़े से फ्लैटिश टाइप हैं। दिस इज अवार्ड पर मंथ। तो FY21 में वी वर अवार्डिंग 31,000 करोड़ वर्थ ऑफ प्रोजेक्ट्स एवरी मंथ। वी आर नाउ अवार्डिंग 1 लाख करोड़ वर्थ ऑफ प्रोजेक्ट्स एवरी मंथ।
तो इन अ मैटर ऑफ 4 years 5 years इट्स अ 3x इंक्रीज. तो ये इट्स अ 300% इंक्रीज, अ वेरी मीनिंगफुल इंक्रीज. अभी ये थोड़ा सा फ्लैटिश है, बट मतलब होपफुली वी शुड सी FY27 इज द ईयर वेयर वी शुड सी एक्सेलरेशन ऑन दिस. और ये एक्चुअली ये चार्ट अपडेटेड नहीं है, बट मैं आपको मतलब इट इज नॉट वेरी डिफरेंट. अगर आप जो लास्ट लाइन देखेंगे ब्लू लाइन, दैट इज इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड्स मैन्युफैक्चरिंग. So we are at 3%. And the dark blue line which is riding upwards, that is China's contribution to world manufacturing. They were at 9% in 2004. 2004 का टाइम इसके लिए लिया है बिकॉज 2001 में चाइना जॉइंड WTO. तब तक वो लोग WTO से बाहर थे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से. एंड वहां से दे हैव इंक्रीज टू 30%. हम 1.5% से वी आर एट 3%. तो अगर ये 3% का हमने 5% भी कर दिया, ठीक है, अगले कुछ सालों में, तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ 80% इंक्रीज फ्रॉम वेयर वी आर टुडे. तो दिस इज अ वेरी बिग थिंग. एंड वन सेक्टर जहां पर ये एक्चुअली होते हुए दिखेगा वो है एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रिसिटी के जो इक्विपमेंट होते हैं ट्रांसमिशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ये सारे इक्विपमेंट हम इंडिया में बना रहे हैं और ये सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं. तो इनकी बहुत बड़ी डिमांड है. आपने कंपनी का नाम सुना होगा, अपार इंडस्ट्रीज या हिताची एनर्जी. ये सारी चीज़ें जो है ये सब लोग को बेनिफिट होगा ये सारी चीज़ें. दैट इज द अदर थिंग. Railways. So the railways 40,000 crore capex has increased to 3 lakh crores. So this is a 7x increase in the last 13 years. Where is the money being spent? Money is spent on new lines, on new locomotives, on new trains, and new freight corridors, new high-speed rail corridors. आज के दिन पे अगर आप मतलब nobody anticipated कि a city of 30 lakh people like भोपाल, वो उसमें भी मेट्रो होगा. तो आज वहाँ पर भी मेट्रो है. तो वी विल सी सब्सटेंशियली मोर स्पेंडिंग फ्रॉम हियर. एंड ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं. तो पहले हमारी फ्रेट ट्रेन जो थी वो 25 किलोमीटर पर आवर पे चलती थी. मतलब अगर आप नॉर्मल जॉगिंग करो ना तो यू डू इट एट 8 किलोमीटर्स पर आवर अगर आप ये जॉगिंग करो तो. एंड द फ्रेट ट्रेन यूज्ड टू रन ओनली एट 25 किलोमीटर्स पर आवर एवरेज स्पीड. So now we have increased it to, average speed has increased to 70 kilometers per hour. और ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं जो बने हैं, येलो और रेड लाइन के जो हैं वो ऑलरेडी बन चुके हैं, बाकी के जो हैं वो अभी बनेंगे. तो वहाँ पर फ्रेट ट्रेन रन एट 120 किलोमीटर्स पर आवर. तो इंडिया के लिए इट्स अ वेरी मीनिंगफुल शिफ्ट. फॉर अ ट्रेन दैट यूज टू रन एट 25 किलोमीटर्स पर आवर इज नाउ एबल टू रन एटलीस्ट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली एंड फ्रॉम पंजाब टू वेस्ट बंगाल at 120 kilometers per hour. So these are the kind of things where we are spending money, and this is on roads. So अगर आप देखो तो allocation has been substantial, right? And this is where we will be. तो अगर हम ये 3 लाख करोड़ sustain भी कर लेना तो भी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है. We don't need the kind of increase that has happened to again happen. अपने को यहाँ से और increase नहीं चाहिए, बस sustenance चाहिए. This is तो इसमें ना ये डिफेंस में वी हैव इंक्रीज द केपेक्स, दैट इज आई थिंक इज इजीली विजिबल. बट इसमें ना सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जो इंडिजनाइजेशन है दैट हैज इंक्रीज सब्सटेंशियली. इंडिजनाइजेशन का मतलब है ऑफ द 2 लाख करोड़ दैट वी स्पेंड ऑन डिफेंस प्रोक्योरमेंट इक्विपमेंट दैट वी बाय, उसमें से कितना हम भारत से खरीदते हैं और कितना है वो देश के बाहर से खरीदते हैं. तो अगर 2 लाख करोड़ में से हम ये साल 75% हम देश में से खरीदेंगे तो वो हो गया समझो 1.5 लाख करोड़. और यही अगर आप 10 साल पहले जाओ तो 80,000 करोड़ में से हम इंडिया से खरीदते थे खाली अबाउट 30% ऑड. तो 80,000 करोड़ का 30% इज 25,000 करोड़. तो एक्चुअली इन द लास्ट 10 years दिस 25,000 करोड़ हैज इंक्रीज 6 times, दैट इज 600% टू 1.5 लाख करोड़. तो दैट इज द रीजन द डिफेंस में इतना एक्साइटमेंट है. एंड आई थिंक व्हाट विल हैपन इज by the end of 2030 we will be at 3 lakh crores. और 3 lakh crores पे domestic procurement will be at 80%. तो that is 2.5 lakh crores. तो यहाँ से भी वो 1.5 लाख करोड़ 1 लाख करोड़ और बढ़ जाएगा. यहाँ से भी it will be a 60% increase. So I think that's the reason people are very happy. And what is not मतलब चार्ट में नहीं है लेकिन what is written here is कि export will be additional.
So that 2.5 lakh crores will actually increase to 3 lakh crores. 2.5 lakh crores of domestic procurement plus 50,000 crores. तो आपका तो ये साल का इंडस्ट्री की अपॉर्चुनिटी है 1.5 lakh crores, वो और 3 साल में बढ़ के हो जाएगी 3 लाख करोड़. So that is the reason why defense stocks are still in favor, I think. So we have exposure to defense in our infrastructure fund. And this is government housing. This excludes the capex that Mahada does or what we buy from private builders. ये खाली PM आवास योजना है. जो PM आवास योजना में भी there is a meaningful increase in allocation. 2 साल because of land acquisition issues वो लोग नहीं कर पाए थे capex, but I think ये साल फिर से again capex is back. And this is water supply and sanitation जो मैंने आपको बताया कि लास्ट 2 साल केपेक्स थोड़ा सा कम था. ये 35,000 करोड़ जो इन्होंने बोला ये साल शायद वो उतना भी नहीं कर पाएंगे, बट नेक्स्ट ईयर फिर से विल बी बैक टू 90,000 करोड़ ऑफ केपेक्स. तो आई थिंक दैट विल बी a big thing. इसमें we have exposure to water related companies in our fund. The largest pump manufacturing company called Kirloskar Brothers. They make pumps that will fit in your wrist to pumps that will be bigger than this room. So all of those type of pumps are made, and these kind of pumps are should have enough demand. And one important thing that is going to happen that has started last year itself is river linking. So river linking has started. River linking will also need lot of pipes, lot of pumps, very large pumps. So these kind of things will continue to drive demand. This is electricity. Electricity mein we are seeing a meaningful addition in total capacity. We are seeing enough addition, enough demand. We are going to see adoption of EVs in a very big way. Now कई लोग पूछते हैं एक्चुअली EV की ज़रूरत है क्या इंडिया में. तो EV की एक्चुअली बहुत ज़रूरत है, and it will be good for the country. India has only 75,000 petrol pumps. मतलब for a large country like India, only 75,000 petrol pumps. Out of these 75,000 petrol pumps, 2/3 of the petrol pumps are in metro areas. तो अगर आप समझो 1/3 of the petrol pump हैं रूरल एरियाज में. अगर आप कहीं मतलब मेरे को पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, अगर आप गांव में जाओ कहीं तो वो लोग पेट्रोल भराने के लिए 30 किलोमीटर जाते हैं, ठीक है, डीजल भराने के लिए. लेकिन अगर आप ईवी लेके आते हो तो आज के दिन पे अबाउट 98% ऑफ द हाउस होल्ड आर कनेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिसिटी. तो वो आप वहीं पर चार्ज कर सकते हो घर पे. तो इट विल बी अ वेरी बिग थिंग एंड ईवी का अडॉप्शन होगा. आज के दिन पे प्रॉब्लम कई लोग बोलते हैं कि चार्जिंग इंफ्रा नहीं है. चार्जिंग इंफ्रा इज नॉट अ बॉटलनेक. बॉटलनेक है कि हमारे पास में बैटरीज नहीं है. सारी बैटरीज हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से. तो एक बार बैटरी का सिस्टम इको डेवलप हो जाए, जो ये साल हो जाना चाहिए, क्योंकि एक्साइड, अमर राजा, बाकी सब लोग प्लांट्स लगा रहे हैं बैटरीज के, टाटा, बड़े बड़े प्लांट्स. तो नेक्स्ट ईयर वी शुड सी EVs बिकम मच चीपर. एंड आई थिंक ये आप लोगों ने सारे फंड मैनेजर से सुना होगा, तो मैं ये स्किप कर देता हूँ. खाली ये बता देता हूँ, अगर आपको लगता है इम्पोर्टेंट है आपके हाँ मैं रिट्रेट करना तो रिट्रेट करना. हाँ मैं खाली ये दिखा देता हूँ कि देखो क्या है कि इसमें फंड थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कंस्ट्रक्टेड है. कि हमारे जैसे कंस्ट्रक्शन अगर आप देखेंगे तो 30% का एक्सपोजर बेंचमार्क में है, लेकिन हमारे पास में खाली 20 है. तो हमारे को लग रहा था कि कंस्ट्रक्शन के अंदर प्रॉब्लम है, थोड़ा सा पेन होगा. और इसके अंदर LNT भी आ गया. LNT को आप हटाओगे तो वी आर सब्सटैंशियली लोअर एज कम्पेयर टू द इंडेक्स. लेकिन दिस हैज हर्ट अ लॉट बिकॉज सम ऑफ द रोड कंपनीज एंड ऑल हैव टैंक्ड सब्सटैंशियली. तो वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है फंड में. और पावर में जो आपको दिख रहा है कि वी आर मीनिंगफुली अंडरवेट, एक्चुअली अंडरवेट नहीं है. वी हैव ये जो कैपिटल गुड्स में आपको 24% दिख रहा है, वो बल्क ऑफ द कंपनीज देयर आर एक्चुअली पावर कंपनीज. तो वी चोज कि पावर यूटिलिटीज में प्रॉफिट ग्रोथ विल बी मिड टू हाई सिंगल डिजिट, लेकिन कैपिटल गुड्स में जैसे हिताची एनर्जी है, सीमेंस है, ABB है, ये सारी कंपनीज में प्रॉफिट ग्रोथ विल बी अपवर्ड्स ऑफ 15-20%. सो ये पावर की कंपनीज हैं जो कैपिटल गुड्स में है. तो वी आर नॉट अंडरवेट ऑन पावर, जस्ट खाली वेट वहां पर दिख रहा है. और एक दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है देखने के लिए कि द फंड मैनेजर इज टेकिंग इनफ रिस्क बाय हैविंग अ सब्सटैंशियली डिफरेंट पोर्टफोलियो देन व्हाट द बेंचमार्क इज. तो आपको इसमें एक्टिव वेट ही है पूरा. तो अभी टेलीकॉम है, टेलीकॉम इज हार्डकोर इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन बेंचमार्क डजंट हैव एनी एक्सपोजर. वी हैव अ मीनिंगफुल 6% एक्सपोजर. सीमेंट बेंचमार्क में नहीं है, वी हैव 5% एक्सपोजर. तो मेटल्स एंड माइनिंग देयर इज नथिंग इन द बेंचमार्क, वी हैव 3%. हॉस्पिटल्स, अब कई लोग पूछते हैं कि हॉस्पिटल्स क्यों हैं. अगर आप एक 500 बेड का हॉस्पिटल बनाओगे तो उसका केपेक्स 1500 करोड़ रुपया है.
So it's a very large ticket size, very large infrastructure item. So that is the reason hospitals are there. And we have no stock which is here to hedge the portfolio. So it's a pure infrastructure portfolio. We don't have anything from IT. We don't have any banks. We don't have anything from consumption. हमने हमारे when we say कि it's a infrastructure fund, तो it's a pure play, genuine, true to the label infrastructure fund. We are not saying कि हमने infrastructure fund बोल के उसके अंदर HDFC बैंक भी डाल दिया और Axis बैंक भी डाल दिया और hedge कर लिया. तो it is not a infrastructure fund. Then it's like any other fund. तो ये एक pure play infra fund है, which is the key difference. तो जब साइकिल थोड़ी सी वीक होती है तो वी अंडर परफॉर्म एज कम्पेयर टू अवर पीयर्स, तो जो अभी हो रहा है. और ये कुछ ये स्टॉक्स हैं हमारे. तो इनमें भी अगर आप देखो तो कई छोटी कंपनीज हैं जिनका बहुत मीनिंगफुल वेट है, जैसे किर्लोस्कर ब्रदर्स है. इट इज द लार्जेस्ट पंप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ इंडिया, बट इट्स अ स्मॉल कंपनी, इट्स अ स्मॉल कैप, लेस देन 20,000 करोड़ मार्केट कैप. तो मतलब it's a meaningful weight. A company called GPT Infra Projects, it's a construction company, does very specialized flyover projects. It has got a meaningful weight. So ऐसे PTC Financial Services, this is the only financial company that we have. It's an NBFC that has 100% exposure to infrastructure. 100%, not even 99%. तो पूरा इसके लिए है. And the stock is exceptionally cheap. पीपल आर क्रेजी अबाउट PFC REC. अगर PFC REC के जितना वैल्यूएशन इसको दे दिया तो स्टॉक यहाँ से डबल हो जाएगा. तो और मतलब लोग बोलते हैं वही सस्ता है, तो उसके लिए यू शुड बाय PFC REC. तो ये तो उसका भी आ जाए वैल्यूएशन में, तो एट सम स्टेज पीपल विल रियलाइज. एंड देन देयर इज अ हॉस्पिटल स्टॉक. तो वी हैव अ मतलब अगर आप पोर्टफोलियो देखो तो विद इन सेक्टर्स पे अगर आप देखोगे तो देयर इज इनफ डाइवर्सिफिकेशन विद इन इंफ्रास्ट्रक्चर. इट इज नॉट कि वेर वेरी फ्यू स्टॉक्स जो हैं. तो एंड वही आप अगर ये भी देखो तो इट्स अ एक्टिव वेट इज वेरी हाई.